मैं जयंत पांडे HK आइडियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से विषय हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आज का टॉपिक है गद्य। गद्य को हम हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले जानें। ताल, लय, छंद, तुकबंदी से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। हिंदी के विद्यार्थियों को गद्य के बारे में जानने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी में गद्य का प्रारंभिक काल या गद्य की शुरुआत, गद्य विधा की शुरुआत कब से प्रारंभ है, यह जानें। हिंदी साहित्य के लेखक या भाषा विज्ञान के लेखक के अनुसार हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल वस्तुतः कौन है, क्या है, इसमें मत भिन्नता है। हम हिंदी के बारे में पास करता है हिंदी साहित्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक खंड का नाम है गद्य और दूसरे खंड का नाम है पद्य। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का विषय, आज का टॉपिक गद्य है। गद्य के प्रारंभिक काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गद्य का प्रारंभिक काल, गद्य को प्रारंभिक काल में हम दो भागों में देखते हैं। गद्य का शुरुआती समय पिंगल और डिंगल नाम से जाना जाता है। पिंगल में ब्रजभाषा के शब्दों का या ब्रजभाषा का प्रभाव विशेष रूप से पाया जाता है और डिंगल गद्य में राजस्थानी शब्दों का सम्मिश्रण या यूं कहें कि राजस्थानी भाषा का प्रभाव विशेष रूप से पाया जाता है। अब आपसे कोई यह भी पूछ सकता है कि पिंगल मिश्रित रचनाओं का नाम बताएं या डिंगल मिश्रित रचनाओं का नाम बताएं। चलिए। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में गद्य के प्रारंभिक रूप में डिंगल मिश्रित गद्य और पिंगल मिश्रित गद्य। पिंगल मिश्रित गद्य को हम ब्रजभाषा मिश्रित गद्य भी कहते हैं। ब्रजभाषा के प्रारंभिक मिश्रित गद्य के रूप में 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, अष्टयाम आदि रचनाएं गिनी जा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार डिंगल मिश्रित गद्य अर्थात राजधानी मिश्रित गद्य के रूप में की रचना के रूप में हम राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर आदि रचनाओं को हम देख सकते हैं। हिंदी गद्य में हम आगे हिंदी गद्य के विभाजन के बारे में जानेंगे। हिंदी गद्य के विभाजन के बारे में अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसमें एक प्रकार की मतभिन्नता भी पाई जाती है, लेकिन जो प्रामाणिक तौर पर और जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो कुछ निम्नवत है। भारतेंदु युग के पहले का जो समय है वो प्रायः 13वीं शताब्दी से लेकर के और 1868 ईस्वी तक का समय हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल अथवा हिंदी गद्य का जो प्रखर रूप है इस काल के अंतर्गत माना जाता है। तदुपरांत भारतेंदु युग को हम हिंदी गद्य के विकास में प्रमुख रूप में गणना करते हैं और ऐसा माना भी जाता है
कि हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं के विकास में भारतेंदु जी का जो योगदान है वह अमिट और अक्षुण्ण है। इस कालखंड को हम 1868 से लेकर के 1900 तक मानते हैं। भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य जो अपने एक प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है, उस कालखंड को हम द्विवेदी युग कहते हैं। द्विवेदी युग का जो समय है वह 1900 से लेकर के 1922 तक का समय है। द्विवेदी युग के बाद हिंदी अपने परिष्कृत रूप में और परिमार्जित रूप में दिखाई पड़ती है, उस कालखंड को हम शुक्ल युग कहते हैं। यह जानने योग्य बात यह भी है, यह द्रष्टव्य है कि शुक्ल युग के समानांतर हिंदी साहित्य के पद्य क्षेत्र में छायावाद युग भी चलता है। कुछ या कतिपय विद्वान हिंदी के शुक्ल युग या छायावाद युग की शुरुआत 1918 से मानते हैं। कुछ कतिपय विद्वान 1920 से मानते हैं और कुछ विद्वान 1922 से मानते हैं। हम प्रमाणिकता के आधार पर या कुछ अत्यधिक किताबों में उल्लिखित होने के आधार पर शुक्ल युग की शुरुआत 1922 से लेकर के 1938 तक मानते हैं। इसके बाद हिंदी गद्य के समय आता है शुक्लोत्तर युग का या छायावाद उत्तर युग का। यह समय 1938 से लेकर के 1947 तक का है और 1947 के बाद हिंदी साहित्य में स्वातंत्र्योत्तर युग प्रारंभ होता है। हिंदी गद्य के अनेक विधाओं के बारे में अब हम जानेंगे। हिंदी गद्य को विभिन्न विधाओं में हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं में नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र लेखन आदि हैं। हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं में जो लेखनियाँ जिन जिन साहित्यकारों ने या जिन जिन लेखकों ने चलाई, वे अपने विधा में सिद्धहस्त रहे। वैसे हिंदी नाटक के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी नाटक विधा का विकास प्रचुर मात्रा में भारतेंदु युग से प्राय दिखाई पड़ता है, जिसमें स्वयं ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक अक्षुण्ण योगदान है। भारतेंदु जी के बाद हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रमुख लेखक के तौर पर रामकुमार वर्मा का नाम आता है। वैसे तो हिंदी के प्रथम एकांकी कार के रूप में या एकांकी कार के जनक के रूप एकांकी के जनक के रूप में भी रामकुमार वर्मा का नाम आदर के साथ लिया जाता है। रामकुमार वर्मा के पश्चात जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, भट्ट जी आदि लेखकों का नाम या एकांकीकारों का नाम आदर के साथ लिया जाता है। अब हम हिंदी नाटक के बाद उपन्यास की चर्चा करेंगे। उपन्यास की शुरुआत हिंदी साहित्य में परीक्षा गुरु से माना जाता है। परीक्षा गुरु
लाला श्रीनिवास दासकृत है। परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उपन्यास अंग्रेजी के नावल का पर्याय रूप है। हिंदी उपन्यासकार के तौर पर जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, जिसको हम उपन्यास सम्राट कथाकार के रूप में भी जानते हैं, उनका नाम है प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का अपने उपन्यास के माध्यम से जो योगदान है, वो हिंदी गद्य क्षेत्र को अत्यंत विशद रूप में विशद बनाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद इलाचंद जोशी, आज्ञेय जी, अस्क जी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, रेणु, भारती राजेंद्र यादव, आज अनेक ऐसे उपन्यासकार हैं जो हिंदी साहित्य के गद्य क्षेत्र में, उपन्यास क्षेत्र में प्रमुख स्तंभ माने जा सकते हैं। हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा के बाद हम संक्षिप्त तौर पर कहानी के बारे में प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य में कहानी सबसे प्राचीन विधा मानी जाती है। कहानी को कथा, गप आदि नामों से भी हम गणना करते रहे हैं। जीवन के मार्मिक पक्ष को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली विधा कहानी कही जाती है। हिंदी साहित्य में मौलिक कहानियों का आरंभ हम सरस्वती पत्रिका से मानते हैं। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कहानी को समृद्धि प्रदान की। कहानी को आख्यायिका भी कहा जाता है, कहानी को गप भी कहते हैं, कहानी को कथा भी कहते रहे हैं। कहानी को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। वैसे जो सबसे प्रचलित शब्द है कहानी ही है कहानी के लिए। मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से कहानी हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव छोड़ती है। हिंदी कहानी के विकास में प्रमुख योगदान उपन्यास की तरह मुंशी प्रेमचंद जी का ही है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियों की रचना की। कहानी को एक प्रतिष्ठित विधा के रूप में हिंदी में प्रतिष्ठित किया। मुंशी प्रेमचंद जी के पश्चात हिंदी साहित्य क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में ज्ञानेंद्र, आज्ञेय, यशपाल, अस्क, रेणु जी, कमलेश्वर, अमरकांत, राकेश, धनवीर भारती, मनु भंडारी, शिवानी, निर्मल वर्मा आज अनेक लेखक हैं जो कहानी के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। कहानी के पश्चात विधा है संस्मरण। संस्मरण जैसा कि नाम से ही मालूम है, यह याद पर आधारित, स्मरण पर आधारित विधा है। जो लेखक अपने संपर्क में आने वाले प्रिय व्यक्तियों, घटनाओं, दृश्यों को अपने स्मृति के आधार पर कागज पर जब उकेर देता है, वह विधा संस्मरण कहलाने लगती है। इस क्षेत्र में भी अनेक लोग सिद्धहस्त हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह अपने आप को तटस्थ रखे। संस्मरण
लिखने में महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि अनेक हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा, इन समस्त विधाओं में अनुनासिक संबंध पाया जाता है। अर्थात हम यूं कहें कि इनको एक दूसरे से विभिन्न करना कठिन है। या हम यह भी कह सकते हैं कि संस्मरण में, डायरी में, रेखाचित्र में, आत्मकथा में हेयर डिफरेंसेस हैं। अब हम प्रकाश डालेंगे आलोचना और निबंध में। निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को सरल सुबोध शब्दों में पाठक अथवा श्रोता के सामने प्रस्तुत करते हैं। निबंध की जो विधा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निबंध रचना की शुरुआत भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु मंडल में अनेक लेखक हिंदी निबंध विधा को परिष्कृत किए और समृद्ध किए। भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त आदि अनेक लेखकों ने हिंदी साहित्य में विभिन्न विषयों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके बाद द्विवेदी युग में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलाब राय, बख्शी जी आदि ने इस विधा को विकसित और श्रीवृद्धि किया है। आचार्य शुक्ल के बाद द्विवेदी युग महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानवास मिश्र, नागेंद्र जी ने भी इस विधा को अत्यंत समृद्धशाली रूप दिया। आलोचना नामक विधा भी हिंदी साहित्य में अत्यंत उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु को भली भांत देखना, भली भांत जानना, पहचानना। भली प्रकार से देखने की वस्तु गुण दोष के आधार पर जो हम देखते हैं और उसके संदर्भ में लिखते हैं, उस विधा का नाम आलोचना है। यह हिंदी साहित्य में आधुनिक विधा है। इस क्षेत्र में संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से इस विधा की शुरुआत मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन आदि ने हिंदी आलोचना को उत्कर्ष पर पहुंचाया है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण तथा विशेष उच्च स्थान रखती है। इसके बाद गुलाब राय, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र रामविलास शर्मा आज अनेक आलोचकों ने हिंदी साहित्य में आलोचना विधा को भी समृद्धशाली किया है। बस इतना ही शेष अगले अंक में आपको बताया जाएगा।